हेलो स्टूडेंट्स, ये सेशन जो है वीडियो का, ये रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के लिए है, जो कि हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो बी फोकस ऑन इट. In this session what we are going to study, that is register transfer language. main चीज हमें जो पढ़नी है वो register transfer है, and then register transfer, how the register transfer takes place. bus and memory transfer है. अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस पढ़ेंगे हम, इसमें लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन पढ़ेंगे, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन पढ़ेंगे एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल शिफ्ट यूनिट्स पढ़ेंगे. इसके बीच बीच में जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, इस टाइप के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आएंगे, तो हम वो भी इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के बारे में जान ले. क्या है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज? जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो एक डिजिटल डिवाइस होता है, और वो डिजिटल डिवाइस जो होता है वो बहुत सारे डिजिटल मॉड्यूल से कनेक्शन से बनता है. जैसे कि रजिस्टर्स होते हैं, उसमें डिकोडर्स होते हैं, अर्थमेटिक यूनिट्स होती हैं, कंट्रोल यूनिट्स होती हैं. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपने अगर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस पढ़ा है और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कभी भी किसी भी लेवल पे पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर मिनिमम 3 डिवाइसेस और 3 फिजिकल कंपोनेंट्स आपको बताए जाते हैं. दैट इज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड द सीपीयू. And CPU is nothing, it is a combination of different electronic elements जो कि आपका एक प्रोसेसिंग यूनिट को बनाता है. That as the name is indicating, central processing unit, that is CPU. So जो जितने भी डिजिटल मॉड्यूल्स हैं जिनसे मिलके हमारा सीपीयू बनता है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. अगर वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तो डेफिनेटली डेटा जो होगा वो एक जगह से दूसरी जगह पे, या आप जो प्रोसेसिंग देख पा रहे हो वो नहीं हो पाएगा. जैसे कि आप इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा को इनपुट डालते हो. इनपुट डिवाइस इज व्हाट? आपका कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस है. उस इनपुट डिवाइस से आप डेटा डालते हो, लेकिन आपको आउटपुट जो होता है वो स्क्रीन पे मिलता है. तो कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, कैसे इनपुट डिवाइस के थ्रू, जिसके थ्रू हम डेटा इनपुट करते हैं, उसके थ्रू हमारा डेटा कंप्यूटर में जाता है, कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, और उसके बाद वो डिस्प्ले डिवाइस पे और आपके आउटपुट डिवाइस के ऊपर वो डिस्प्ले होता है. तो ये सारे के सारे ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है वो एक इंटरकनेक्टेड डिजिटल मॉड्यूल्स के थ्रू होता है, विद जो जिसमें कि कुछ डेटा कॉमन होता है, कहीं कंट्रोल लॉजिक कॉमन होते हैं, और डिजिटल सिस्टम को क्रिएट किया जाता है इन सब चीजों को मिला के. तो जो डिजिटल मॉड्यूल्स हैं वो बेसिकली उनमें से एक डिजिटल मॉड्यूल जो है वो रजिस्टर होता है, और वो रजिस्टर जो होता है उनके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. जैसे कि डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को रिट्रीव किया जाता है, और डेटा को प्रोसेस किया जाता है. जैसे अगर आप सोचते हो कि C इक्वल्स टू A प्लस बी, सो कंप्यूटर डायरेक्टली C इक्वल्स टू A प्लस बी नहीं करेगा. उसको पहले A को एक्सेस करना पड़ेगा, B को एक्सेस करना पड़ेगा, फिर उसको एक ऑपरेशन कोड मिलेगा, दैट इज प्लस. उसके बाद वो उसको प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिजल्ट होगा वो C, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे L वैल्यू जिसको आप बोलते हो, उसके अंदर वो स्टोर कराता है. तो ये हमारा एक प्रोसेस रहता है रजिस्टर ट्रांसफर, रजिस्टर का और कंप्यूटर्स का अंदर इंटरनली आर्किटेक्चर में. तो इफ वी डिस्कस माइक्रो ऑपरेशन, as the name is indicating, micro means small. The whole complete operation is been divided into small chunks is called as micro operation. So our computer is not actually working onto the instructions, but it is working onto the chunks of instructions. So one single complete instruction is being divided into smaller part, little very small parts, is called as micro operation, and then it will be performed by a physical unit. जब जब पूरे के पूरे ऑपरेशंस को स्मॉल पोर्शंस में, जिनको माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं, उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारा जो हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, वो उनको प्रोसेस करने के लायक होता है. सो अगर हम डिस्कस करें कि इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या है किसी भी डिजिटल सिस्टम का या कंप्यूटर डिजिटल सिस्टम का, तो उसके अंदर हमें 3 चीज स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी. एक होगा सेट ऑफ रजिस्टर. सेट ऑफ रजिस्टर मींस डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स इसके अंदर होंगे. बहुत मेजर कैटेगरी जो होती है इसके अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, वो 2 टाइप के रजिस्टर्स की होती है. एक होती है जनरल पर्पस रजिस्टर्स, दूसरी होती है स्पेशल पर्पस रजिस्टर.
तो ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं वो सेविंग का काम करते हैं, मेमोरी से डेटा उठाते हैं। एंड जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं उनका एक स्पेशल पर्पस होता है जो कि प्रोसेसर के लिए नीडेड होता है। और अब इन रजिस्टर्स के थ्रू, अब देखो हमारे पास दो यूनिट हो गई, एक रजिस्टर हो गया और एक मेमोरी हो गई। रजिस्टर जो है वो टेम्परेरी लोकेशंस है, टेम्परेरी अटैचमेंट्स है, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो आपको पता होगा कि जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप से मिलके बने होते हैं। और आपको भी पता होगा एक फ्लिप फ्लॉप एक ही बिट्स को स्टोर करा सकता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 8 बिट रजिस्टर है मेरा, तो इसका मतलब ये है कि उस रजिस्टर के अंदर मेरे पास 8 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हैं। तो सेट ऑफ रजिस्टर्स आर देयर, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। और उन रजिस्टर्स के बीच में हमारा डेटा फ्लो कैसे करेगा, वो थ्रू बसेस करता है, जिसके अंदर मेजरली जो आर्किटेक्चर के अंदर हम बसेस पढ़ते हैं वो हमारी 3 तरीके की बसेस होती है। एक होती है डेटा बस, एक होती है एड्रेस बस, एक होती है कंट्रोल बस। जैसा कि इनका नाम है वैसा ही इनका काम होता है। जैसे डेटा बस जो होता है वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने के लिए यूज की जाती है। एड्रेस बस, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, एड्रेस बस जो होती है वो एड्रेस को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने के लिए और एड्रेस को स्टोर करने के लिए यू कैन से यूज होती है। और जो आपकी कंट्रोल बस होती है वो कंट्रोल को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। सो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम आर बस, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। So first thing is what? Registers, set of register, different set of register for different purposes. There are different registers, and then there is a flow of data between them. So there will be different types of flow, inflow or outflow through the register in to the memory or memory to the register also. Next is second part is the sequence of micro operation performed on data which are stored in the register. तो पहला चीज तो हो गया कि रजिस्टर, दूसरा चीज हो गया कि हमें कौन से ऑपरेशंस कराने हैं, क्या ऑपरेशन कराने हैं। ऑपरेशन हो सकता है लोड, हो सकता है स्टोर, हो सकता है ऐड, हो सकता है सब्ट्रैक्ट, हो सकता है मेनी मोर फीचर्स आर देयर और मेनी मोर माइक्रो ऑपरेशंस आर देयर। if we talk about the complete operation, then these are called as the operations. And जब हमारे पास ये पूरे के पूरे ऑपरेशन हमारा कंप्यूटर जो होता है वो एक साथ नहीं करता, उसको क्या करता है छोटे छोटे डिवाइड करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसको हम माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। तो वो सीक्वेंस में वो माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है, क्रिएट करता है, ताकि एक कंप्लीट ऑपरेशन को वो परफॉर्म कर सके। उसके बाद जब क्या होता है, माइक्रो ऑपरेशन पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो डेटा के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं और उनका जो रिजल्ट होता है वो रजिस्टर्स में स्टोर कर दिया जाता है। The control third portion is control path that initiate the sequence of micro operations. So control path is what? There is two things. One is register using to hold data. Another is the micro operation. अब इन दोनों के अंदर हमें सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना है। तो कंट्रोल पाथ जो होता है वो कुछ नहीं होता, वो एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है जो कि रजिस्टर्स के थ्रू माइक्रो ऑपरेशंस एंड माइक्रो ऑपरेशंस के थ्रू रजिस्टर्स को डेटा ट्रांसफर कराता है। तो आरटीएल क्या हो गया, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक नोटेशन है जो कि डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन को स्पेसिफाई करने के काम आता है। इन कंप्यूटर सिस्टम डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द प्रोसेसर रजिस्टर एंड मेमोरी एंड बिटवीन द प्रोसेसर रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा ट्रांसफर होना जरूरी है। जैसे कि इस स्लाइड में भी लिखा हुआ है, डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन प्रोसेसर रजिस्टर एंड मेमोरी। सो प्रोसेसर रजिस्टर क्या होता है, हमारा जो हमारा एएलयू होता है वो हमारा प्रोसेसर होता है, उसके पास अपने कुछ रजिस्टर्स होते हैं, उन रजिस्टर्स के बीच में और मेमोरी के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, वो एक ट्रांसफर होता है, होना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज तो क्या होगा, इनपुट डिवाइस से आपने डेटा को ले लिया और बैठ गए हो, इनपुट डिवाइस से जो डेटा जाता है वो भी हमारा प्रोसेसर रजिस्टर के पास जाना चाहिए, तभी वो आगे प्रोसेसर को प्रोवाइड करेगा वो डेटा, और वो प्रोसेसर जो हमारा होगा वो प्रोसेस करेगा उस डेटा के ऊपर। दीज डेटा ट्रांसफर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड नोटेशन गिवन बाय, पहले अब हमने कहा ये रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज जो है ना वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है तो डेफिनेटली कुछ सिंबल्स होंगे इसके लिए,
तो क्या सिंबल्स है वो, जैसे नोटेशन R0, R1, R2 एंड सो ऑन रिप्रेजेंट प्रोसेसर रजिस्टर। अगर हम कहें कि R1, R2, R3 ये क्या है, ये नोटेशन है जो रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे रजिस्टर्स हो सकते हैं, आप उनको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हो, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो, सॉरी कैपिटल ए भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि मैं कह सकती हूँ कि कैपिटल ए लिख दिया मैंने और वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा रजिस्टर है। तो ये एक नोटेशन है, मींस हमारा जो कैपिटल लेटर होता है वो आरटीएल के अंदर रजिस्टर का नाम रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो रजिस्टर प्लस न्यूमरल इज ए कॉम्बिनेशन टू शो द रजिस्टर्स नेम। द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज बीन रिप्रेजेंटेड सच एज LOC। अगर आप मेमोरी लोकेशन के बारे में बात करते हो तो वो LOC के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, प्लेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, MEM के नाम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पूरी रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में ये सारी चीजें आपको बार बार दिमाग में पढ़ने में आएंगी। Input date output registers are represented by the name of data in, data out। जैसे कि इनपुट आउटपुट आपको भी पता होना चाहिए, जो हम इनपुट कराते हैं वो भी हमारा एक टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर सेव होता है। जैसे ही आप कीबोर्ड से की प्रेस करते हो, वॉट एवर की यू हैड प्रेस्ड, वो हमारा कहाँ चला जाता है, वो वैल्यू जो होती है वो रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाती है। और वो रजिस्टर ही वो कौन से रजिस्टर कहलाते हैं, वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं जिनको हम डेटा इन रजिस्टर कहते हैं। जब हमारा डेटा मेमोरी से रिप्रेजेंट होता है ऑन टू द स्क्रीन, मीन्स आपकी आउटपुट डिवाइस पे जो हमारा डेटा रिप्रेजेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, ये डेटा आउट रजिस्टर्स के थ्रू होता है। तो डेटा आउट रजिस्टर्स आर आल्सो स्पेशल रजिस्टर विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा। The content of register or memory location is denoted by the placing square bracket around the name of register और memory location। जो तो दो तीन चीजें हमने पढ़ ली हैं, एक तो रजिस्टर का नाम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा हम एड्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा हमने स्पेशल पर्पस टाइप ऑफ रजिस्टर हमने पढ़ लिए। दो टाइप के रजिस्टर स्पेशली पढ़े हैं, इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर, ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। और फोर्थ चीज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारी मेमोरी होती है उसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप लोग C++ में ध्यान किया होगा, एरे रिप्रेजेंट होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे जो रिप्रेजेंट होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे ही रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में मेमोरी जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। So now organization of a digital system, of course, which we had already studied, that is a combination of registers, their functions, micro operations means जो भी micro operation हमारा कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है, वो हमारे माइक्रो ऑपरेशंस का सेट होता है जो कि प्री डिफाइंड होता है। अगर आप कोई भी एक ऐसा माइक्रो ऑपरेशन या आप ऐसा कोई फंक्शन परफॉर्म करते हो जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अलाउड नहीं है, तो वो आपको एक एरर मैसेज रिफ्लेक्ट करता है। देन कंट्रोल सिग्नल के बेसिस पे ही हमारे माइक्रो ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। So if we use a register transfer level, viewing a computer or any digital system in this way is called as the register transfer level। अगर आप डीप डाइव करके, अगर आप रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, अगर आप माइक्रो ऑपरेशन, इन सब तरीके से एक कंप्यूटर सिस्टम को व्यू करते हो तो वो हमारा रजिस्टर ट्रांसफर लेवल कहलाता है। दिस इज बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द सिस्टम रजिस्टर। क्यों कहला रहे हैं रजिस्टर ट्रांसफर लेवल, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं अपने रजिस्टर्स के ऊपर, जो रजिस्टर्स अवेलेबल हैं सिस्टम के अंदर उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि डेटा हमारा जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब शिफ्ट होता है तो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। जैसे अगर आप कहते हो C=A+B, सो A एंड B दो अलग अलग तरीके के वैल्यू वाले वेरिएबल्स हैं, रजिस्टर्स हैं जो कि कुछ वैल्यू कैरी करते हैं, उन दोनों को ऐड करो और ऐड करके आप C में डालो। तो इनिशियली C जो था वो ब्लैंक था या हो सकता है जंक वैल्यू हो, लेकिन जब ऐड करके आप उसकी वैल्यू C के ऊपर ट्रांसफर कराएंगे तो C जो है वो उसका जो वैल्यू होगा वो ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। द डेटा ट्रांसफर बिटवीन देम, ऑफ कोर्स डेटा ट्रांसफर बिटवीन द different registers, it is the level of register transfer language. Register transfer language, rather than specifying a digital system in words, a specific notation is used, is called as register transfer language. So it is a symbolic language we had studied, a convenient tool for describing the internal organization of a digital
computers and can also be used to facilitate the design process of the digital system. So these are the three things which comes in summary from previous slides, that register transfer language is a symbolic language which our computer understand. It is a convenient tool which can easily describe our internal organization of computers, and it can be used to design the process of the digital system also. So जो हमारा रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होता है वो हमारे को एक डिजाइन प्रोसेस बताता है, किसी भी डिजिटल सिस्टम को डिजाइन करने का प्रोसेस भी बताता है। तो ये हमारा रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होता है। नाउ डेजिग्नेशन ऑफ रजिस्टर एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि रजिस्टर्स जो हैं जो रजिस्टर्स होते हैं उनकी नोटेशन जो होती है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा नोटेशन ऑफ सी, नोटेशन ऑफ आर, this notation of our register is R0, R1, R2 means these all are the capital letter plus numeral. So ये हमारा represent करता है रजिस्टर को। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डेजिग्नेशन में भी यही आ रहा है, रजिस्टर्स आर डेजिग्नेटेड बाय द कैपिटल लेटर समटाइम्स फॉलोड बाय द नंबर्स। सो कैपिटल ए इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज ए रजिस्टर नेम, R13 this is also capital letter, and the numeral IR this is a abbreviated word, instruction register of instruction register. So instruction registers are the special purpose registers. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं उनकी बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर और एक होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है इसका एक काम है, जैसे कि नाम, इसको नाम समझ में आ रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को ही कैरी करने के काम आएगा, और जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं उन वो सिंपली डेटा को कैरी कर सकते हैं, इधर से उधर ले जाना है या डेटा को प्रोसेस करके टेम्परेरी जो डेटा होता है, टेम्परेरी रिजल्ट होता है, वो भी रजिस्टर में स्टोर किया जा सकता है। MER मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, PC प्रोग्राम काउंटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो ये जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं ना, इनको हम इनके नाम से ही इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, मेमोरी के एड्रेस को फेच करेगा, तो इसलिए हमने इसको MER कर दिया। MER मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो प्रोग्राम आप लिखते हो उस प्रोग्राम को सीक्वेंस देता है, तो उसका हमने प्रोग्राम काउंटर नाम रख दिया। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन को कैरी करने के काम आते हैं, इसलिए इसका नाम हमने IR से रिप्रेजेंट कर दिया। Registers and their content can be viewed with and represented in various way. The register can be viewed as a single entity, that is MER. MER के थ्रू, MER is simply हमने एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स में बना दिया, ये मेरे को एक रजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन देता है। क्योंकि मैं रजिस्टर को बहुत डेप्थ में तो नहीं बना सकती, बट मैं उसको एज ए रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। Register may also be represented showing the bits of the data they contain. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के तरीके होते हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है किसी भी रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक तो सिंगल एंटिटी के फॉर्म में आप इसको रजिस्टर को डिस्प्ले कर सकते हो। और भी तरीके होते हैं, जैसे कि डेजिग्नेशन ऑफ ए रजिस्टर, कंप्लीट रजिस्टर, पोर्शन को भी आप डेजिग्नेट कर सकते हो, या बिट वाइज भी एक रजिस्टर को आप रेफर कर सकते हो। कॉमन वे ऑफ ड्रॉइंग द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए रजिस्टर इज, दिस इज द R1 complete register, R2 means this representation, this diagram doesn't show any bits, so this R1 is a register which can be of 8-bit or it can be of 16-bit or whatever. But in R2 I mentioned the 0 to 15 numbering of bits is there. It means R2 represent that it is my 16-bit register. तो R2 को मैंने कैसे represent करा 16-bit है, by representing 0 and 15. It always be represented right to left. So this is 0 क्योंकि numeral है, digits हैं, digits हमेशा right to left जाती हैं, तो right aligned होती हैं। और हम इंडिविजुअल बिट के थ्रू भी शो कर सकते हैं, जैसे कि एक 8-बिट रजिस्टर है, उसको मैंने शो कर दिया बिट वाइज 0 1 2 3 4 5 6 7। और क्या कर सकते हैं हम उसको छोटे छोटे पार्ट में भी, सब फील्ड में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 0 to 7 को मैं PCL कह सकती हूँ, ये 16-बिट रजिस्टर है, PC इज ए 16-बिट रजिस्टर, जिसको हमने 0 to 7 मतलब 8 बिट्स जो होगी वो मेरा PC का लोअर बाउंड है, और 8 to 15 जो है वो मेरा PC का हायर बाउंड है। तो मैं दो इंफॉर्मेशन इसके अंदर साइमल्टेनियसली स्टोर करा सकती हूँ बाय रेफरिंग इट लाइक दिस।
अब रजिस्टर ट्रांसफर, अगर हमें किसी रजिस्टर से का कंटेंट दूसरे रजिस्टर में कॉपी करना होता है तो हम ये वैल्यू इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेशन देते हैं, दिस एरो शोज as the arrow being represented, like R1 की वैल्यू जो है वो R2 में चली जाए, जैसे कि एरो दिखा रहा है। तो इस केस में हमारा जो कंटेंट ऑफ R1 होगा वो R2 में एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो ये क्या होता है, साइमल्टेनियसली ट्रांसफर कर देता है। साइमल्टेनियसली ट्रांसफर मतलब जैसे कि 18 अगर हम 16 बिट रजिस्टर के बारे में बात करें तो 16 बिट रजिस्टर साइमल्टेनियसली कॉपी हो जाती हैं। जैसे कि हम अगर देख सकते हैं, लेट्स सपोज कि मेरा रजिस्टर है R1, सपोज ये आपका 8 बिट रजिस्टर है एंड आई वांट टू कॉपी दूसरा मेरा रजिस्टर एक है R2, वो भी ऑफ कोर्स 8 बिट का ही है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि R1 के अंदर मेरे पास अगर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, लेट्स सपोज मेरे पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू को मुझे अगर मैं ये कहती हूँ R2 implies R1, इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स इसकी भी 8 बिट्स हैं। साइमल्टेनियसली का मीनिंग क्या होता है, ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, मीन्स 0, फिर 0, दिस विल बी कॉपी हेयर साइमल्टेनियसली, दिस विल बी कॉपी हेयर, 0 will be copy here and 0, then it is 1, then last one is also 1. So now R2 will also have same value as R1. बट दिस ऑपरेशन, अगर हम ये कहें, ये ऑपरेशन नॉन डिस्ट्रक्टिव कहलाता है। क्यों नॉन डिस्ट्रक्टिव कहलाता है? जब हम R1 की वैल्यू R2 में कॉपी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि R1 will lose its value. No. R1 will also be carry the same value as well as R2 will also be having the same value. So this is major important. So last point जो है हमारा वो क्या है? It is this operation is non-destructive. नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब आपको समझा दिया मैंने कि नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये नहीं है कि जैसे R1 ने R2 के ऊपर R1 का जो डेटा है वो R2 पे कॉपी हो गया और R1 का जो डेटा है वो रिमूव हो गया, ऐसा नहीं होता। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो गया कि R1 के अंदर भी वही डेटा रहेगा जो R2 के अंदर कॉपी हुआ है। तो R2 आपका सिंपली जो R1 का डेटा होगा एज इट इज कॉपी कर लेगा और R1 जो है वो एज इट इज अपने आप रह जाएगा जो उसकी वैल्यू होगी। दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है कि R3 implies R5। इसका मतलब क्या होता है कि R5 की जो वैल्यू है वो सारी की सारी कॉपी हो जाए इनटू द R3। तो अगर हम इसको ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो पहला तो इसमें क्या हुआ, सेट ऑफ रजिस्टर है। सेट ऑफ रजिस्टर कौन कौन से लिए हमने? एक तो सोर्स रजिस्टर लिया हमारा जो कि R5 है, सोर्स मतलब जहां से हमें डेटा कॉपी करना है, और डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा हुआ, जहां पे कॉपी करना है। तो दो रजिस्टर्स होंगे हमारे पास, यानी कि सेट ऑफ रजिस्टर्स आ गया। अब पैरेलल लोड होता ही है, मैंने आपको बताया अभी समझाया है कि पैरेलल लोड होता है हमारा डेस्टिनेशन पे, मींस साइमल्टेनियसली ऑल द बिट्स विल बी कॉपीड टू द respective bits of the another register, and this all been taken place with the help of control lines. तो जो पूरा का पूरा ये एक्शन है ट्रांसफर का, ये हमारा कंट्रोल लाइंस के थ्रू परफॉर्म होता है। So now this is the control function. How control function works? Control function होता क्या है? Controlling means that you have a power to control the things. तो यहाँ पे कंट्रोल फंक्शंस होते हैं, क्योंकि ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये भी डिपेंड करता है। हमारा जो कंप्यूटर है वो बेसिकली 0 and 1 की लैंग्वेज समझता है। 0 is false and 1 is true. Often action need to only occur if the certain condition is true. हमारे को हम कुछ ऐसे कंट्रोल देना चाहते हैं या कुछ ऐसे ट्रांसफर रजिस्टर ट्रांसफर
करना चाहते हैं, जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर भी ही फॉलो करे। तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है, ये भी रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का दूसरा कोड है, जिसके अंदर हम p:, हम कह रहे हैं R2 implies R1। तो R2 implies R1 का मतलब क्या हुआ, R1 की वैल्यू कॉपी होगी R2 में, कब, when p एज ए कंट्रोल फंक्शन p की वैल्यू 1 होगी। तो हम इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि अगर p जो मेरा कंट्रोल फंक्शन है, जो कि कोलन से प्रेजेंट किया जा रहा है, ये मेरा कंट्रोल फंक्शन है, इसी से मुझे पता चलता है ये मेरा कंट्रोल फंक्शन है। अगर p की वैल्यू 1 होगी तब हमारा जो रजिस्टर 1 है उसकी वैल्यू रजिस्टर 2 में कॉपी की जाएगी। लेकिन अगर p की वैल्यू किसी भी रीजन से 0 आती है तो ये एक्शन जो होगा वो परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिकली एक तरीके से इफ स्टेटमेंट है, जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ स्टेटमेंट यूज करते हो, तो ये जो कंट्रोल फंक्शन होते हैं ये हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के इफ स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल फंक्शन जो होता है कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू होता है। इफ सिग्नल इज 1 द एक्शन विल टेक्स प्लेस। सो अगर हम ऑफ कोर्स अगर हम 0 एंड 1 की लैंग्वेज के बारे में बात करें तो 0 और 1 जो ट्रू और फॉल्स है वो भी तो कंप्यूटर को समझ नहीं आता। कंप्यूटर को तो सिर्फ ये समझ में आता है कि अगर यहाँ पे कोई करंट है तो इसका मतलब ये है कि वो 1 है, अगर यहाँ पे करंट नहीं है तो वो 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको पूरे को सॉल्व करने के लिए अगर p की वैल्यू 1 होगी तभी रजिस्टर 1 की वैल्यू रजिस्टर 2 में कॉपी होगी। अगर p की वैल्यू 1 नहीं होगी और 0 होगी या कुछ और होगी तो ये एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाएगा। सो देयर इज अ ब्लॉक डायग्राम, सर्किट कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है। ये कंट्रोल सर्किट जो है वो हमारा P को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कंट्रोल सर्किट से क्या निकलेगा, एक कंट्रोल फंक्शन। जैसे कि अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हमारे पास क्या है, कंट्रोल सर्किट है। कंट्रोल सर्किट से हमें P यानी कि कंट्रोल सिग्नल मिला। वो कंट्रोल सिग्नल क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, लोड। लोड मीन्स लोड इज एन ऑपरेशन कोड, लोड इज ए ऑफ कोर्स माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो ऑपरेशन मतलब लोड करो, किसको लोड करो, R1 को R2 पे लोड करो। तो लोड हुआ R1 टू R2। जब P की वैल्यू 1 होगी तो R1 की जितनी भी n बिट्स हैं, n बिट्स मतलब इट कैन बी 8 बिट रजिस्टर, इट कैन बी 16 बिट रजिस्टर और 32 बिट रजिस्टर, जितने भी बिट्स का आपका रजिस्टर होगा वो उतने ही बिट्स जो हैं साइमल्टेनियसली R2 में कॉपी करी जाएंगे। बट ये कब होगा, यहाँ पे क्लॉक सिग्नल दिखा रखा है, ये क्लॉक सिग्नल इसको कंट्रोल करेगा। अगर क्लॉक की वैल्यू होगी 0 मीन्स देखो टिक टिक 0101, जैसे अगर हम अपने कंप्यूटर का एक सिग्नलिंग देखें तो उसमें भी ना ब्लिंकिंग होती रहती है। ब्लिंकिंग का मतलब होता है कि देयर इज अ करंट, देयर इज नॉट ए करंट, तो वो ब्लिंक करते हुए आपको नजर आता है। तो क्लॉक सिग्नल हमारा जब तक 1 नहीं होता तब तक मेरा ये सिंक्रोनाइजेशन, ये क्लॉक जो होती है वो सिंक करने के लिए यूज की जाती है कि जैसे ही पी ने कंट्रोल का पी के अंदर सर्किट आया तैसे ही कंट्रोल जो क्लॉक है वो मेरी 1 हो गई उसी समय पे, और जैसी क्लॉक 1 हुई ये जो परफॉर्मेंस है ये परफॉर्म कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो एक क्लॉक साइकिल बना रखी है, ये टी साइकिल दिखा रखा है, मतलब एक साइकिल में अगर हम ये डिजिटल सिंबल के फॉर्म में समझें तो ये डिजिटल सिंबल जो होता है वो एक यूनिट ऑफ टाइम दिखा रहा है। 1 यूनिट टाइम के अंदर टी है और t+1 है, ये एक सिग्नल है बेसिकली। जैसे कि एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं हमारे। दिस इज 1 क्लॉक साइकिल। अगर हम इसी का रिप्रेजेंटेशन डिजिटल सिग्नल में करेंगे तो ये मेरा एक क्लॉक सिग्नल होता है, और यही हमारा उस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर भी हमारे पास क्या है, देखो ये यहाँ पे टी है, टी इज द हायर वर्जन, डाउन देन कंप्लीट लोअर वर्जन। जैसा कि आपके पास पूरा का पूरा सिग्नल है, एक पूरा सिग्नल एक टी से t+1 साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंप्लीट क्लॉक साइकिल के अंदर हमारा जो ये ट्रांसफर होना होता है, ये जो बिट्स का ट्रांसफर है या डेटा का सारी बिट्स का जो बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर होना है रजिस्टर 1 से रजिस्टर 2 पे, वो हो जाता है। द सेम क्लॉक कंट्रोल्स the circuit that generates the control function and the designation register. Registers are assumed to use
पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। जो रजिस्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कहलाते हैं। पॉजिटिव एज मींस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये अप है तो ये +1 माना जाता है, ये नीचे वाला जो होता है वो -1 माना जाता है। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर होता है। यहाँ पे भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और ये भी पॉजिटिव पे ट्रिगर हो रहा है। ये क्लॉक साइकिल कहलाती है मेरी। तो ये जो क्लॉक होती है मेरी वो दोनों रजिस्टर्स को कंट्रोल कर रही है, साथ ही साथ हमारे कंट्रोल सर्किट को भी सिग्नल कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी क्लॉक जो है वो मेरे इस पूरे के पूरे सर्किट को सिंक करने के सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए, पूरे सर्किट में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही है। क्या क्या समझा हमारे पास? अगर हमारे पास हम ये चाहते हैं कि साइमल्टेनियसली दो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए किसी एक कंट्रोल के बेसिस पे, तो हमने क्या किया? कॉमा का यूज किया। तो कॉमा एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है मेरे रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को। जैसे P:, P is a of course alphabet, capital alphabet, colon represent the control function। ये हमारे रजिस्टर्स हो गए। ये जो एरो की दिखा रहा है वो इम्प्लाई सिंबल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जहां पे उसकी टेल होती है वहां सोर्स होता है और जहां उसका एरो होता है वहां पे उसका डेस्टिनेशन होता है। यानी कि R5 से जो डेटा है वो R5 से डेटा R3 में चला जाए, कॉमा। मतलब जब P की वैल्यू 1 होगी तो R5 की वैल्यू R3 में जानी चाहिए, साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर हो जानी चाहिए। इट विल डन इनटू 1 क्लॉक साइकिल ओनली, बिकॉज यहाँ पे जो है कॉमा करके मैंने सेपरेट किया और जो कॉमा होता है वो साइमल्टेनियस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि भाई हाँ हमारा 2, 3, 4 फंक्शन जो है वो एक ही क्लॉक साइकिल पे परफॉर्म हो, तो हमारा जो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होता है वो कॉमा से रिप्रेजेंट करके शो किया जाता है। So this is the summary of all the symbols which had studied। अभी तक हमने जो स्टडी किए हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के सिंबल, सबसे पहले कैपिटल लेटर्स एंड न्यूमरल्स हमने किया जो कि डिनोट करेंगे रजिस्टर को। फॉर एग्जांपल हमने MAR यूज किया जो कि स्पेशल रजिस्टर है, उसका नाम है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। R2 that is means capital letter with numeral is a general purpose register used to store data or process data। Parenthesis, that means parenthesis represent the smaller part of your register। मीन्स अगर आपको 0 to 7 बिट्स को रेफर करना है तो आप ऐसे भी रेफर कर सकते हैं। R2 एक रजिस्टर है जो कि सपोज करो 16 बिट रजिस्टर है, तो 16 बिट रजिस्टर में से जो 0 to 7 वाली बिट्स हैं, मतलब लोअर बिट्स हैं, उनको मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगी, या फिर मैं R2L से भी रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर मैं R2L से रिप्रेजेंट करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट यही रिप्रेजेंटेशन होता है, मीन्स राइट हैंड साइड के 8 बिट्स। अगर 16 बिट रजिस्टर है तो, अगर ये है 32 बिट रजिस्टर तो लोअर बाउंड जो होगा वो 0 to 16 होगा बाय डिफॉल्ट। एरो डिनोट्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन R1 to R2, कोलन डिनोट्स द कंट्रोल फंक्शन एंड कॉमा सेपरेट्स टू माइक्रो ऑपरेशन, जैसे कि हमने कंट्रोल फंक्शन में किया था। B implies A एंड A implies B, मतलब B की वैल्यू A में कॉपी हो जाए और A की वैल्यू B में कॉपी हो जाए। अब अगर सपोज करो तुमको स्वैपिंग का एक परफॉर्मेंस करना है, जैसे हम स्वैप करते थे कि A की वैल्यू B में और B की वैल्यू A में चली जाए, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में आप उसको कैसे लिखोगे? B ट्रांसफर इंफॉर्मेशन A एंड A ट्रांसफर इंफॉर्मेशन B। तो जो A की वैल्यू होगी वो B में चली जाएगी, साइमल्टेनियसली B की जो वैल्यू होगी वो A में चली जाएगी। तो यू नॉट नीड टू वरी। सो स्टूडेंट, ये हमारी जो थी वो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज थी। जो सिंबल्स थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब फर्दर हम इन्हीं रजिस्टर्स को लेके, इन्हीं सिंबल्स को लेके आगे हम अपनी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की स्टडी को पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। आई होप